वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न ऑफ लेबर लॉ। शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया से। तो यदि हम हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट कॉटन मिल जो एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1851 में कलकत्ता में, ठीक है ना। उसके बाद जो बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन जो थी जो 1890 में एस्टेब्लिश हुई थी और जिसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपके एम लोखंडा, जो थे फादर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया, जिनको माना जाता है। ये जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन 1890 में एस्टेब्लिश हुई थी, इसका जो पर्पस था वो ये था कि जो लेबर हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कम्युनिकेशन होता रहे। इसका मेन पर्पस यही था टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक टू द मैनी ग्रीवियंस ऑफ द टेक्सटाइल वर्कर ऑफ द बॉम्बे। तो इसके साथ ही जो आपका बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन थी उसका दूसरा ऑब्जेक्ट ये था कि जो रिवीजन हो किसमें, जो फैक्ट्री एक्ट 1881 था उसमें क्या हो, रिवीजन हो। तो हम जो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट में, तो हिस्ट्री लेबर मूवमेंट में हम सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट मानते हैं वो किसका मानते हैं, 1870 में किसका, आपका कॉटन मिल्स जो थी कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुई थी। फिर हुआ क्या कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो उनका रिवीजन करने का था कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर एलिगेशन फॉर द रिवीजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट भी करना था। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, ट्रेड यूनियन एक्ट का 1926 में। ये जो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट था इसका पर्पस यही था, जो यूनियन थी जो ट्रेडिंग या फैक्ट्रीज़ के अंदर जो वर्क कर रही थी उनके इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इंडिया के अंदर जो चेंज माना जाता है, सबसे बड़ा चेंज ये माना जाता है कि AICTUC जो थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 1947 में, जो किसके थ्रू हुआ था, बाय द फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान मजदूर सभा 1948 में। हमने उसको हिंदुस्तान मजदूर महासभा के अंतर्गत उसको किस में कन्वर्ट कर लिया था, आपका नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और पब्लिक कंपनी थी उनके अंदर इस एक्ट के बाद ही क्या, यूनियन का बनना शुरू हो गया था। तो यूनियन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो यूनियन के राइट्स हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और इसके अलावा आप देखें तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसका जो मेन पर्पस था कि ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां 300 से ज़्यादा वर्कमैन हैं वहां गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हम वर्कर को नहीं हटा सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ मानी गई कि ट्रेड यूनियन को इससे क्या मिला, ग्रोथ मिली। फिर हम बात करते हैं आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1984 द अप्रोच ऑफ यूनियन वाज स्टार्टेड टू चेंज। कि 1984 से ही क्या जो आपकी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ ही क्या हुआ, जो आपका ट्रेड यूनियन की अप्रोच है उसमें चेंज आने लग गया। चेंज आने का मतलब ये हुआ कि ट्रेड यूनियन के अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो गई। The voluntary retirement scheme become a legal option for firm to separate excess employee on म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो आपका VRS स्कीम थी उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, किस पर्पज़ से कि वो एम्प्लॉई जो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से किसी संस्था को छोड़ना चाहते हैं तो वो VRS ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेबर के इंटरेस्ट के अंदर जो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इंट्रोड्यूसिंग द ट्रेड यूनियन एक्टिविटी इन न्यू सेक्टर नॉट मच प्रोग्रेस कुड नॉट बी मेड। सिमिलर नॉन यूनियन फर्म्स आर फंक्शनल इन ट्रेडिशनली यूनियनाइज सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल द न्यू प्राइवेट बैंक आर कम्प्लीटली ट्रेड यूनियन फ्री। तो जो आपकी ट्रेड यूनियन की हेल्प से ही ये जो आपके एस्टेब्लिशमेंट थे उन्होंने क्या, ग्रोथ को पकड़ा। अब हम बात करेंगे कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ लेबर मूवमेंट के अंदर हम किसकी बात करेंगे, जो BP वाडिया जी थे। ये जो BP वाडिया जी थे, he who first started the labor union in India. Wadia is a ex-member of Indian Home Rule League and well-known theosophist, and he is a president of 5 viral union in Madras. जो BP वाडिया जी थे उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है ट्रेड यूनियन के फील्ड में, क्योंकि उनके सहयोग के कारण ही यूनियन को क्या मिली, ग्रोथ मिली। अब हम बात करेंगे
अब हम बात करेंगे कि जो बीपी वाडिया जी थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड था 1914 से 1918 के बीच में, जो मद्रास लेबर यूनियन थी जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1918 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बीपी वाडिया जी। बीपी वाडिया जी ने और क्या सजेस्ट किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था, इन हिज ओपिनियन द इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट इज़ टू मैटेरियलिस्टिक एंड लैक ऑफ सोल, कि जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी, जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बाद में बना था, कि जो उसका एक, जो हम यूँ कहें कि नींव का जो पत्थर साबित हुआ वो क्या हुआ, आपका बीपी वाडिया जी ने जो मूवमेंट्स किए थे लेबर लीडर्स की फॉर्म में, वो उससे काफ़ी हेल्प मिली। फिर जो नेक्स्ट लीडर थे लेबर मूवमेंट्स के अंदर, उनका नाम था जोसेफ जी। उन्होंने क्या किया था, जो सेकेंड कांग्रेस ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन थी वो उसके प्रेसिडेंट रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि जो ट्रेड यूनियन के डेवलपमेंट को यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकली सपोर्ट लेना होगा। स्टूडेंट अभी ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न ऑफ लेबर लॉ है क्या। अभी जो हमने पढ़ा था, इससे पहले ये पढ़ा था कि जो इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री थी लेबर मूवमेंट्स की वो क्या थी। उसके अंदर हमने देखा कि इंडियन लेबर मूवमेंट की जो हिस्ट्री हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा था, बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन का। और उसके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया था, जो फादर ऑफ लेबर मूवमेंट माने जाते हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट किया था इस पर्पज़ से किया था आपका बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन का, टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू एलिगेट द रिवीजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। तो ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेंगी लेबर्स मूवमेंट की हिस्ट्री को थोड़ा समझने में। अब हम चलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न ऑफ लेबर लॉ हैं उन्हें यहाँ पे समझेंगे। तो आर्टिकल 14 में दिया है कि इक्वलिटी हो बिफोर लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि concept of equality does not mean absolute quality among the human being which is physically not possible to achieve. This concept is applying absence of the any special privilege by reason of birth in favor of an individual और सब्जेक्ट ऑफ द ऑल इंडिविजुअल एंड क्लास ऑफ द ऑर्डनरी लॉ ऑफ लैंड, कि जो आपका इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है वो आपको हेल्प करता है लेबर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को समझने में। कैसे हेल्प करता है, इक्वली फंडामेंटल इन द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसके अंदर इक्वलिटी के प्रिंसिपल को बताया गया है। एनी पर्सन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइवलीहुड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू जस्ट एज ए फेयर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कैन चैलेंज द deprive and offering the right of to the life conferred by the article 21, कि आप इसके अंदर ऐसा कोई भी वर्कर, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और उसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर एंड द अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, कि किसी भी तरीके का जो इस तरीके का लेबर है, चाहे वो बैगर से रिलेटेड है चाहे वो आपका फोर्स लेबर है, तो उसको प्रोहिबिट करता है ना। हम इसके अलावा जो बात करते हैं आर्टिकल 23 के अंदर सिस्टम ऑफ बॉन्ड लेबर दिया है, बिकॉज इट इज़ द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। और आर्टिकल 24 क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज इन ए फैक्ट्री एंड हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, कि फैक्ट्री के अंदर और ऐसे हजार्डियस जो वर्क है उनके अंदर जो बच्चे हैं आपके 14 साल से छोटे, उनको हमें क्या नहीं लगाना चाहिए। आर्टिकल 32 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, कि जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करे वाइडर सेंस में, लोगों को बेनिफिट हो उसका। द कोर्ट इशू द फॉलोइंग डायरेक्शन, आर्टिकल 21 के अंदर दिया है राइट टू एजुकेशन, 23 के अंदर दिया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड वर्कफोर्स लेबर, फिर 24 के अंदर दिया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो इन आर्टिकल की हेल्प से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेबर लॉ का वो हेल्प करता है लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट करने में।